नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मृदा संसाधन पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आखिरकार जो मृदा है उसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही साथ जो मृदा संसाधन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके साथ ही उसके कितने प्रकार होते हैं, भारत देश के अंदर कितने टाइप्स के जो सॉइल है, कितने प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। मिट्टी सबसे नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन। हम सभी को पता है कि जो मिट्टी है वो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, जिसको बार बार मिट्टी को यूज किया जा सकता है। ऐसा एक संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मिट्टी की केवल कुछ सेंटीमीटर परत बनने के लिए कई हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो मिट्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। और जो मिट्टी है एक तरीके से इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। तो इसे ऐसे में ये पूरा का पूरा ये डिपेंड हो जाता है हम पे कि मिट्टी का हम सही तरीके से यूज करें। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आजकल में मिट्टी बन गई, क्योंकि मिट्टी को बनने में तो बहुत ही ज्यादा कुछ सेंटीमीटर की परत बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। यानी मृदा की जो बनने की प्रक्रिया है, इसके अंदर उच्चावच जो जनक शैल होते हैं और संस्तरण शैल, जलवायु, वनस्पति, ये जो सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कहीं की ठंडा मौसम, गर्म मौसम, वहाँ कहाँ पे है, जैसे मिट्टी अगर पहाड़ी इलाकों में है या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, या फिर ऐसी जगह पर है जहाँ की मिट्टी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जो सारी रीजंस है, ये मिट्टी को बनाने में, उसको फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान का परिवर्तन, जैसे तापमान का परिवर्तन होता है कि कभी ठंडा रहता है, फिर एकदम गर्म हो जाता है, फिर ठंडा, फिर गर्म, इस तरीके का जो तापमान का जो परिवर्तन होता है वो, साथ ही साथ बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है, जो नदियां होती हैं, जो बहता जल है, हवा है, धूप है, बारिश है, ये सारी की सारी मिट्टी बनाने में हेल्प करती है। दरअसल क्या होता है, अगर मैं इसका आप लोगों को एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक पत्थर है, बहुत जो पत्थर है, जो चट्टान है, उसमें धूप पड़ता है, देन बारिश होता है, फिर क्या होता है उसके अंदर आप देखोगे उस क्रैक के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे भी जन्म लेने लगते हैं। तो क्या करते हैं पेड़ पौधे, उस पत्थर को तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। धूप लगने की वजह से भी, जो धूप लगता है फिर ठंडा होता है, धूप लगता है फिर ठंडा होता है, इससे भी मिट्टी के अंदर जो पत्थर है उसके अंदर दरारें आ जाती है, वो मिट्टी का एक छोटे कण के रूप में चेंज हो जाता है। और ऐसे करते 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 वो छोटा छोटा, एकदम छोटा पार्टिकल्स में धीरे धीरे बदल जाता है। पहले इतना, फिर छोटा, फिर और छोटा, और छोटा और छोटा। जैसे आप वो देखोगे कि आप जब नदी के अंदर कोई पत्थर उठाते हो तो आप देखते होगे कि उसका जो आकार है वो बहुत ही चिकना टाइप है, मतलब गोल मटोल एकदम रहता है और एकदम चिकना चिकना रहता है। इसका रीजन ये कि जो नदी जो फ्लो होती है, जो जल है जो फ्लो होती है, तो क्या करती है, जो खुदरा पार्ट होता है उसको लगते 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 उसको लेकर बहाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। तो आप कुछ सालों बाद मिलेगे तो जो पत्थर आप वो रखा हो, अगर मान लेते हैं पत्थर आप जल में रख कर आओ और कई हजार सालों के बाद आप आओ उस पत्थर को देखने के लिए, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो पत्थर है वो एक छोटे पार्टिकल्स में टूट टूट के पानी में बहते आगे चला गया और पार्टिकल वहां से, जो पत्थर है वो गायब हो चुका होगा। तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व अनेक रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार है। तो यानी अगर हम मृदा है उसको बांटे तो मृदा के उसके रंग के हिसाब से उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या उसमें उपजाऊपन है या नहीं है, मतलब उसमें कौन कौन सी फसल ग्रो की जा सकती है, रासायनिक और कौन कौन से भौतिक गुण हैं, इन सभी के बेस पर हम जो मिट्टी है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर भारत देश के अंदर बात की जाए
तो जो भारत देश के अंदर जो मृदाओं का वर्गीकरण है, जैसे कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, अगर इन सबको जोड़ो तो आप पाओगे कि टोटल 6 मृदा भारत देश के अंदर पाई जाती है। और ये सारी की सारी जो मृदा है आपको पता होनी चाहिए, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि मृदा का जो जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल पीली मृदा, इनके बारे में लिखिए और ये कैसी होती हैं, क्या नहीं होते, इसके अंदर क्या गुण होते, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ अभी तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं जलोढ़ मृदा के बारे में बताऊंगा। हर एक मृदा के ऊपर मैंने एक अलग अलग वीडियो बना रखी है। अगर आपको इस पूरी सारी जो मृदा है उसकी एक ही वीडियो चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप या तो आई बटन पे क्लिक करिएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप पूरी ये जो सारी अलग अलग मृदा है उनकी वीडियो आप देख पाओगे। तो अभी तो यहाँ पे हम जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है? ये मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। तो यानी सबसे इम्पोर्टेंट मृदा है जलोढ़ मृदा, और ये भारत देश के अंदर अच्छे से फैली हुई है। खासकर अगर देखें तो हमारा जो उत्तर का पार्ट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली जैसे इलाके हो गए, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, यानी जो उत्तरी भाग है हमारा भारत देश का वो जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदाएं जो है, जो जलोढ़ मृदा है, ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी, यानी हिमालय की जो 3 महत्वपूर्ण नदी है, नदी तंत्र जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए निक्षेपों से बनी है। दरअसल ये जो आपको जमीन देखने को मिलती है यहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये जो आपको मिट्टी देखने को मिलती है जलोढ़ मृदा है। और अगर आप लोग इन इलाकों में रहते हो तो आप ये चेक कर सकते हो कि मिट्टी जलोढ़ मृदा देखने में कैसी होती है ध्यान से। तो ये क्या होती है, ये जो मृदाएं होती हैं ये 3 नदी तंत्र जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से बहाकर लाई गई होती हैं, यानी ये यहीं से फ्लो होकर, इन 3 नदियों से फ्लो होकर ये मिट्टी आती है हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन इलाकों में। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली। और अगर आप देखोगे कि एक सकरा गलियारा, आपके मैप देखोगे एल्यूवियल सॉइल का अगर कि कहाँ कहाँ फ्लो है, तो आप ये देखोगे कि एक सक्रिय गलियारे की तरह, जैसे एक पतली गली होती है, सेम ऐसे एक गलियारा बना हुआ, उस गलियारे के थ्रू ये राजस्थान और गुजरात तक भी हमें ये जो मृदा है जलोढ़ मृदा ये देखने को मिलती है। लेकिन मेनली जो देखा जाता है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, इन सब जो उत्तरी इलाके हैं इन सब में ज्यादा मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों से डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, यानी गोदावरी, कृष्णा और जो कावेरी जो नदियां हैं इनके जो डेल्टा है वो भी जलोढ़ मृदा से बना है। अब ये डेल्टा क्या होता है? दरअसल अगर डेल्टा का अगर मैं आपको एक डायग्राम बताऊं तो जैसे रूट्स होती हैं, जैसे किसी भी पेड़ की जो रूट्स होती हैं बहुत डिवाइड होती है, सेम ऐसे डेल्टा भी दिखने में होता है। वो भी एक फ्लो से अलग अलग जैसे रूट होती है ना, सेम ऐसे ये भी अलग अलग होता है। अगर आप डेल्टा क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि डेल्टा कैसे फ्लो होता है, ठीक है। डेल्टा रिवर डालोगे तो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। तो जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें रेत मिलता है आपको, सिल्ट मिलता है, और मृत्तिका के अलग अलग अनुपात पाए जाते हैं, जैसे कभी रेत ज्यादा, कभी सिल्ट, कभी मृत्तिका ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, ऐसे मिलते हैं आपको। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ऊपर हो जाते, मुहाने का मतलब जहां से नदी का जैसे मुहाना होता है, सिरा, मुंह जैसे फेस उसका, तो जैसे हम मुहाने से घाटी की ऊपर की ओर बढ़ते, यानी नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर जाते, क्योंकि हमें पता है जो रिवर होती है और ढलान से नीचे आती रहती है, तो मुहाना जहाँ एकदम नीचे आ रही है, नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऊपर की तरफ, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाएगा। यानी नीचे तो आपको कम कंकड़ मतलब मोटे मोटे कम मिलेंगे, जैसे ऊपर जाओगे तो उनका आकार बढ़ जाएगा, और ऊपर जाओगे तो और आकार बढ़ जाएगा, और ऊपर जाओगे तो और आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग,
के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसे भाग होगा कि जो ढाल भाग वाला इलाका होता है जहाँ पे ढलान होती है, वहां पे क्या होता है, ये मृदाएं जो है मोटे मोटे कण होते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, कण देखने को मिलेंगे। वहीं आप जब नदी के जैसे जैसे नीचे आते जाओगे आप देखते जाओगे कि जैसे एकदम नीचे पहुंचोगे तो आप मिट्टी का जो नदी के अंदर जो इनके मिट्टी के कण हो बहुत ही ज्यादा पतले होते हुए चले जाएंगे। ऐसी मृदाएं पर्वतों के तलहटी पर बनी मैदानों जैसे द्वार चौ क्षेत्र और तराई के आमतौर पर पाई जाती हैं। जैसे द्वार चौ का क्षेत्र हो, द्वार चौ क्षेत्र हो, तराई का जो क्षेत्र हो, और पर्वतों की जो तलहटी का इलाका मतलब पर्वत के जो नीचे का इलाका है, वहां पर आपको ऐसी मृदाएं देखने को मिलेगी जिनका आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा रहता है। यानी है तो ये भी जलोढ़ मृदा, लेकिन इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उतने महीन नहीं, उतने छोटे छोटे कण नहीं होते। आगे देखें तो आयु के हिसाब से भी जो जलोढ़ मृदा है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। तो पुराने जो जलोढ़ है उसको बांगर कहा जाता है, नया जो जलोढ़ है वो खादर कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी जो पुरानी जलोढ़ मृदा होते है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है, और नई जो जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। इसका एक और ट्रिक है, जैसे कि खा पहले आता है तो आप समझ सकते हो कि नया है, खा के बाद में आगे चलते जाओगे तो आपको बा देखने को मिलेगा, तो बा यानी पुराना आप समझ सकते हो। तो एक ट्रिक है, खा यानी पहले आ गया तो यानी नहीं, बा बाद में आता है तो यानी ये पुरानी। तो एक ट्रिक है याद करने की, अगर आपको बांगर और खादर में ध्यान नहीं रहता कि कौन सी नई है कौन सी पुरानी, तो खा पहले आ रहा है तो इट मीन्स नया, बा बाद में आ रहा है तो इट मीन्स ये पुराना। अगर हम नई जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये उर्वरक होते हैं और महीन कण होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही अच्छी होता है, और इसके अंदर जो कण होते हैं बहुत ही छोटे छोटे वाले होते हैं। लेकिन जो पुराना जलोढ़ होता है यानी जो बांगर होता है, ये उर्वरक उतना नहीं होता है, पर उतना एज कम्पेयर टू नए वाले के कंपैरिजन में उतना उर्वरक नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ इसके जो कण होते हैं मोटे होते हैं, कंकड़ पत्थर इसके अंदर आपको ज्यादा बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होते हैं। मैंने बताया कि जो जलोढ़ मृदाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं। साथ ही साथ भारत देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये सॉइल है, मृदा है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फॉस्फेरस, चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो यानी इन मृदाओं के अंदर आपको पोटाश, फॉस्फेरस, चूना युक्त की मात्रा अच्छी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये अगर एग्जाम में पूछा कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा केमिकल वगैरह रासायनिक गुण है, तो पोटाश, फॉस्फेरस, चूना युक्त बता देना होते हैं। साथ ही साथ अगर एग्जाम में पूछे कि जलोढ़ मृदा पे कौन सी फसल ग्रो की जा सकती है, तो आप बता देना गन्ना, चावल, गेहूं, इस तरीके की चीजें आप बता सकते हो। तो इन सब चीजों को ग्रो किया जाता है और इस मिट्टी के अंदर ये सब केमिकल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो जलोढ़ मृदा होती है बहुत ही ज्यादा उपजाऊपन होती है। यानी अगर इसके अंदर आप कोई भी फसल ग्रो करोगे तो अच्छी क्वालिटी में, अच्छे अमाउंट में आपको फसल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पे खूब सारी ढेर सारी खेती की जाती है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, और यहाँ पे लोग भी ज्यादा बसे हुए होते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी जगहों पे तो बसेंगे जहाँ पे लोग खेती करके अपने घर के लिए खाना पीना इकट्ठा कर सके, खेती कर सके। तो उपजाऊपन होते तो ये लोग खेती वगैरह करके अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अगर उनको सेल वगैरह भी करना है मार्केट वगैरह के अंदर, तो वहां के लिए भी वो खेती कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स होता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है, और अगर सूखे क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती लेकिन वहां पे भी जलोढ़ मृदा है, तो ये मृदाएं वहां पे बहुत ही ज्यादा क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं को सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अगर उन जो मृदाएं जो सूखे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जलोढ़ मृदाएं, अगर उनका सही से ट्रीटमेंट किया जाए, यानी वहां पे सही से सिंचाई किया जाए, या फिर जो कुछ भी टेक्निक्स होते हैं मिट्टी की जलोढ़ मृदा को सही करने के लिए, उन टेक्निक्स का यूज किया जाए, तो वहां पे भी पैदावार अच्छी की जा सकती है। साथ ही साथ वहां पे भी फसल अच्छी ग्रो हो सकती है, और वो खराब जो मिट्टी है वो चेंज हो सकती है एक अच्छे मिट्टी में। आई होप आप लोगों को
ये जो जलोढ़ मृदा है, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, मृदा कैसे बनते हैं, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। साथ ही साथ ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको आईडी दी गई हुई है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो आप मुझसे कनेक्ट जरूर होइए। ठीक है, तो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग काली मृदा जो होगी वो पढ़ेंगे। बेसिकली मैंने अभी बनाया हुआ है ये जो काली मृदा है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।